कहानी की शुरुआत एक घने भयावह जंगल के दृश्य से होती है, जहां एक व्यक्ति बेतहाशा दौड़ रहा था। ये उम्मीद लिए कि शायद उसे इस उलझे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि कोई भी मार्ग दिखाई नहीं देता था। वो सूरज की किरणों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ता रहा, पर अब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। फिर भी उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की। दौड़ते दौड़ते वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां एक पुरानी लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, वापसी असंभव, और साथ में नंबर 108 लिखा हुआ था। ये देखकर वो और भी घबरा गया। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और जंगल में एक अनजानी सी दहशत फैल गई। तभी अचानक सभी पक्षी चीखते हुए उड़ गए। कई मील तक दौड़ने के बाद भी उसे जंगल में एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। ऐसा क्या था कि जानवर भी यहाँ से डर रहे थे। भयभीत होकर वो और तेजी से भागने लगा। कई घंटों की दौड़ के बाद वो अचानक एक जगह रुक गया। उसके चेहरे पर निराशा छा गई, क्योंकि सामने वही तख्ती थी जिस पर वापसी असंभव और 108 लिखा था। अब उसे यकीन हो गया कि चाहे वो कितना भी भाग ले, इस जंगल से निकलना नामुमकिन है। उसने अब छिपने की जगह तलाशनी शुरू की, लेकिन उसे कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला। मजबूरी में वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तभी अचानक पेड़ की डाल टूट गई और वो ऊंचाई से जमीन पर जा गिरा। गिरने से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके शरीर पर गहरे घाव बन गए। बेहोशी की कगार पर पहुंचने से पहले जमीन अचानक कांपने लगी और भयानक गर्जन की आवाजें गूंज उठीं। उन आवाजों ने उसकी सांसें थाम दी। तभी कोई उसे तेजी से खींच कर ले गया। वो कौन था ये नहीं दिखा, बस उसकी तड़प भरी चीखें जंगल में गूंज उठीं। इस घटना के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो एक पक्षी की दुकान में काम करती है। तभी उसका मालिक आता है और उसे एक सुनहरा तोता शहर से दूर एक जगह पर पहुंचाने का आदेश देता है। मीना अपने मालिक की बात मानकर तोते को डिलीवर करने निकल पड़ती है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर मोबाइल पर उस जगह का स्थान सेट करती है और अपने सफर पर चल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक तख्ती देखती है, जिस पर कई लोगों की गुमशुदगी की तस्वीरें चिपकी थीं। इसका मतलब था कि उस इलाके में कई लोग लापता हो चुके थे। लेकिन मीना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती है। रास्ते में समय बचाने के लिए वो जंगल के एक शॉर्टकट रास्ते से गुजरने का फैसला करती है, ताकि जल्दी से तोते को डिलीवर कर सके। वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, वही जगह जहां हमने पहले उस व्यक्ति को गायब होते देखा था। वहां मीना बुरी तरह फंस जाती है। वो अपने मोबाइल पर नक्शा देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसकी गाड़ी का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से वापस निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बाहर का रास्ता समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है और सामने वही वापसी असंभव वाला बोर्ड देखती है, जिस पर 108 लिखा है। घबराहट में वो तोते का पिंजरा हाथ में लेकर मदद की तलाश में आगे बढ़ती है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं दिखता। वो वापस उसी जगह लौटती है जहां उसने गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन अब उसकी गाड़ी गायब थी। उसे लगा कि शायद वो गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि जंगल का हर कोना एक जैसा दिख रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक पहले की तरह सभी पक्षी पेड़ों से उड़ गए। मीना को अब डर लगने लगा, क्योंकि जमीन जोर जोर से हिल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास है। तभी उसे दूर किसी का साया नजर आया। वो साए के पीछे दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना उसका पीछा करती है मदद मांगते हुए, लेकिन वो औरत रुकती नहीं। मीना फिर से उसका पीछा करती है, पर वो औरत गायब हो जाती है। आगे बढ़ते हुए मीना को जंगल में एक बड़ा कमरा दिखता है। बूढ़ी औरत कमरे का दरवाजा खोलकर कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी अंदर आ जा। मीना बिना सोचे समझे दौड़कर कमरे में घुस जाती है। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। वो देखती है कि ये एक अजीब सा कमरा है, जिसमें एक विशाल शीशा लगा हुआ है। वहां बूढ़ी औरत के साथ 2 और लोग हैं। मीना घबराकर पूछती है, ये कौन सी जगह है? बूढ़ी औरत जवाब देती है, इसे हम द कोव कहते हैं। मेरा नाम मैडेलिन है। ये लड़की कियारा है और ये लड़का डैनियल है। वो मीना से कहती है कि अभी बात करने का समय नहीं है, जल्दी से हमारे साथ शीशे के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने वाला है। मीना पूछती है, कौन हमें देखने आ रहा है? लेकिन मैडेलिन जवाब नहीं देती। तभी बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। मीना डर से पूछती है, ये आवाजें किसकी हैं? कियारा बताती है, हम इन्हें वॉचर्स कहते हैं। वो शीशे के दूसरी तरफ से हमें देखते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। वो हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं जब तक सुबह का सूरज नहीं निकलता। तभी शीशे की दूसरी तरफ से शोर सुनाई देता है। मीना पूछती है, ये शोर क्या है? मैडेलिन बताती है, वॉचर्स तुम्हारे आने से खुश हैं। वो तालियां बजा रहे हैं। मीना पूरी तरह भ्रमित थी। वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहती थी। मैडेलिन ने जिन वॉचर्स की बात की, उन्हें ना तो मीना ने देखा, न ही किसी और ने। रात बीत जाती है। सुबह होने पर वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं। मैडेलिन बताती है, वॉचर सिर्फ रात में बाहर आते हैं, दिन में हम जंगल में स्वतंत्र घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि सुबह होते ही वो इस जंगल से निकल जाएगी। वो तुरंत बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगती है। मैडेलिन बाकियों को उसे रोकने से मना करती है, जैसे कि वो जानती हो कि मीना इस जंगल से नहीं निकल सकती। जाते जाते मैडेलिन उसे चेतावनी देती है,
ये तुम्हारा गलत फैसला है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। रात होने से पहले हमें इस कमरे में लौटना होगा, वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगी। मीना उसके बाद अनसुनी कर तोते का पिंजरा लेकर तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे फिर से वापसी असंभव वाला बोर्ड दिखता है। वो घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती और सूरज की दिशा में चलती रहती है। फिर भी वो जंगल से बाहर नहीं निकल पाती। रास्ता खत्म हो जाता है और वो एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है, जहां दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही दिखता है। निराश होकर वो नीचे बैठ जाती है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो डर कर पीछे मुड़ती है तो मैडलिन को देखती है। मैडलिन उसे हौसला देती है, तुम अकेली नहीं हो जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई। हम सब भी तुम्हारी तरह हारकर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर का कोई रास्ता नहीं। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन उसे जंगल में ले जाती है और कहती है, ये जंगल एक शिकारी है और हम उसका शिकार। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ रहो। वो मीना को कई वापसी असंभव वाले बोर्ड्स दिखाती है, जो जंगल में गोलाकार घेरे में लगे हैं और उनके बीच में उनका कमरा है। मैडलिन बताती है, ये बोर्ड्स हमारे कमरे से आधे दिन की दूरी पर हैं। अगर तुम इनके पार गई तो वापस लौटना मुश्किल होगा। इन्हें कभी अनदेखा मत करना। मीना पूछती है, इन्हें किसने बनाया? मैडलिन जवाब देती है, प्रोफेसर ने, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। रात होने पर वे कमरे में लौट आते हैं। हर रात वॉचर्स उन्हें देखने आते हैं। आज कियारा उनके सामने नृत्य करती है और कहती है, ये उन्हें पसंद है। इन लोगों को हर रात वॉचर्स के सामने खड़ा रहना जरूरी नहीं था। वो जो चाहे कर सकते थे, बस शीशे की ओर पीठ नहीं कर सकते थे, वरना वॉचर्स गुस्सा हो जाते थे। रात में वॉचर्स की समस्या थी, लेकिन दिन में भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वो जंगल से शिकार करके अपना पेट भरते थे। अगले दिन कियारा और मीना शिकार के लिए जाती हैं। मीना कियारा से पूछती है, वॉचर्स आखिर चाहते क्या हैं? कियारा जवाब देती है, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैडलिन कहती है कि वो हमें देखते और ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम उन्हें देखें तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। कियारा उसे एक गड्ढा दिखाती है और बताती है, ऐसे कई गड्ढे जंगल में हैं। दिन में वॉचर्स इन्हीं गड्ढों में रहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जलाती है। कियारा बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ यहाँ आई थी और तब से फंसी है। 6 दिन पहले उसका पति रास्ता ढूंढने गया था और उसे उम्मीद है कि वो वापस आएगा। यहाँ पता चलता है कि कियारा का पति वही व्यक्ति था जिसे कहानी की शुरुआत में खींच कर ले गया था और अब वो मर चुका है। बातचीत के बाद वे एक कमरे में लौट आते हैं। मैडलिन मीना को 3 नियम बताती है। रात में कमरे का दरवाजा नहीं खोलना, रात में शीशे की ओर पीठ नहीं करना और दिन में गड्ढों के पास नहीं जाना और हमेशा रोशनी में रहना। वो कहती है, जब तक तुम इन नियमों का पालन करोगी जिंदा रहोगी। लेकिन मीना को मैडलिन की बातों पर भरोसा नहीं होता। उस रात मीना वॉचर्स के बारे में जानना चाहती थी। वो शीशे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश करती है। जब कुछ सुनाई नहीं देता तो उसे मैडलिन की बातें झूठी लगती हैं। वो नियम तोड़कर शीशे की ओर पीठ करके सो जाती है। इससे वॉचर्स गुस्सा हो जाते हैं और शीशे को जोर जोर से पीटने लगते हैं। शोर से मैडलिन जाग जाती है और मीना को जल्दी शीशे की ओर खड़े होने को कहती है। तब जाकर वॉचर्स शांत होते हैं। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर जाती है। वो पूछती है, क्या तुमने कभी वॉचर्स को देखा है? डैनियल जवाब देता है, नहीं, जो उन्हें देखता है वो जिंदा नहीं बचता। मीना कहती है, मुझे लगता है मैडलिन हमें फंसाने के लिए कहानियां मिला रही है। हमें गड्ढों की जांच करनी चाहिए, शायद वहां रास्ता मिले। डैनियल जो यहाँ से तंग आ चुका था उसकी बात मान लेता है। वे एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। मीना रस्सी बांधकर गड्ढे में उतरती है और डैनियल रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ता है। गड्ढे में उसे कई इंसानों का सामान मिलता है। वे उन लोगों का था जो वॉचर्स का शिकार बन चुके थे। डैनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और अन्य सामान बाहर निकालता है। मीना गड्ढे में इंतजार करती है। तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वे डैनियल को रस्सी फेंकने के लिए चिल्लाती है। एक वॉचर का हाथ उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी में उसका हाथ जलने लगता है। डैनियल रस्सी फेंकता है और मीना बाहर निकल आती है। डर के मारे वो कांप रही थी। वे सामान लेकर कमरे में लौटते हैं। मैडलिन पूछती है, ये सामान कहाँ से लाए? वे झूठ बोलते हैं कि जंगल से मिला, लेकिन मैडलिन को सच पता था। वे गुस्से में पूछती है, तुमने गड्ढे में क्या देखा? मीना कुछ नहीं बताती। वे खुश थे क्योंकि गड्ढे से मिला कैमरा उन्हें वॉचर्स को देखने का मौका दे सकता था। डैनियल कैमरे को टीवी से जोड़ता है। मैडलिन उन्हें रोकती है, लेकिन वे नहीं मानते। उस रात वे वॉचर्स का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। टीवी पर उन्हें इंसानी टांगे दिखती हैं। बाहर कोई क्यारा के पति की आवाज में दरवाजा खोलने को कहता है। क्यारा को लगता है कि उसका पति रास्ता ढूंढकर लौटा है। वे दरवाजा खोलने दौड़ती है, लेकिन मैडलिन रोकती है। मैडलिन कहती है, ये तुम्हारा पति नहीं है। रात में कोई इंसान यहाँ नहीं पहुंच सकता। क्यारा उसकी बात नहीं मानती। मैडलिन सुझाव देती है कि वे कोई ऐसा सवाल पूछे जो सिर्फ उसके पति को पता हो। क्यारा एक किताब के बारे में पूछती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वे समझ जाते हैं कि ये वॉचर है। जब वे दरवाजा नहीं खोलते, वॉचर बाहर लगे कैमरे को तोड़ देता है। ये पता चलता है कि वॉचर्स इंसानों का रूप ले सकते हैं। वे गुस्से में शीशे को पीटते हैं, जिससे उसमें दरार पड़ जाती है।
मैडलिन सभी को शीशे के सामने खड़ा करती है और वॉचर्स शांत होकर चले जाते हैं। मीना मैडलिन को बताती है कि उन्होंने गड्ढे से सामान चुराया था। मैडलिन गुस्सा होकर कहती है, तुमने दूसरा नियम भी तोड़ा। अगली सुबह वे सारा सामान गड्ढे में फेंक देती है ताकि वॉचर्स का गुस्सा शांत हो। लेकिन अब जंगल में अजीब चीजें दिखने लगी थीं। डैनियल बात बात पर गुस्सा करने लगा था। क्यारा, जिसे उम्मीद थी कि उसका पति जिंदा है, अब टूट चुकी थी। वो वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर जान देने का फैसला करती है। मीना उसे बचा लेती है। इस बीच डैनियल मैडलिन को पेड़ से बांध देता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे नियम नहीं मानूंगा। रात होने वाली थी। डैनियल और क्यारा कमरे की ओर भागते हैं, लेकिन मीना मैडलिन की रस्सियां खोलने लगती है। डैनियल क्यारा को लेकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और मीना मैडलिन बाहर रह जाते हैं। वे डैनियल से दरवाजा खोलने की गुहार लगाते हैं, लेकिन वे नहीं मानता। अंधेरा छा जाता है और वॉचर्स की गुर्राहट सुनाई देती है। मीना और मैडलिन एक घने पेड़ के नीचे छिपती हैं। हमें वॉचर्स की झलक दिखती है, लंबे, पतले और खतरनाक। वे सेफ रूम में मीना और मैडलिन को ना पाकर जंगल में उनकी तलाश शुरू करते हैं। मौका पाकर मीना और मैडलिन सेफ रूम तक पहुंचती हैं और डैनियल से दरवाजा खोलने की मिन्नत करती हैं। इस बार डैनियल का दिल पिघल जाता है और वे दरवाजा खोल देता है। अंदर जाने के बाद मैडलिन डैनियल पर गुस्सा करती है और वॉचर्स के बारे में बताती है। वे कहती है, हमने कई नियम तोड़ दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पहली बार आई तो मैंने अपना एक डुप्लीकेट देखा। वो एक वॉचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। मीना पूछती है, ये वॉचर्स क्या हैं? मैडलिन बताती है, ये फेरीज हैं, जादुई प्राणी जो कभी इंसानों के साथ रहते थे। लेकिन इंसानों ने उनकी शक्तियों से डरकर उन्हें एक गड्ढे में कैद कर दिया। वक्त के साथ फेरीज ने जमीन के नीचे रास्ते बनाए और वॉचर्स बन गए। सूरज की रोशनी उनकी त्वचा जलाती है, लेकिन वे रूप बदल सकते हैं। डैनियल पूछता है, वे हमें क्यों देखते हैं? मैडलिन जवाब देती है, वे इंसानों के बीच रहना चाहते हैं। हमें देखकर वे हमारा रूप और तौर तरीके सीखते हैं। तभी वॉचर्स लौट आते हैं। उन्हें पता चलता है कि मीना और मैडलिन कमरे में हैं। गुस्से में वे दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। चारों टेबल को दरवाजे के सामने रखते हैं, लेकिन वॉचर्स की ताकत ज्यादा थी। तभी उन्हें कारपेट के नीचे एक लोहे का गेट दिखता है। वे गेट खोलकर एक बंकर में घुस जाते हैं। बंकर में खाना, कंप्यूटर और जरूरी सामान था। मीना कंप्यूटर चालू करती है और पता चलता है कि ये प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। वे वॉचर्स पर शोध करता था और लालच देकर लोगों को यहाँ लाता था। फिर रात में उन्हें वॉचर्स के हवाले कर बंकर में छिप जाता था। एक वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि उसने एक खास फेरी को पकड़ा था जो रोशनी में भी बाहर आ सकती थी। उसने एक बच्ची का रूप लिया था। प्रोफेसर ने उसे पिंजरे में कैद किया था। आखिरी वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि उसने फेरी और खुद को मारने का फैसला किया। वे कहता है, शाम को जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं उसी दिशा में जाओ। तुम जंगल से निकल जाओगे। अगर तुम बच गए तो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी रिसर्च नष्ट कर देना। अगली सुबह वे बंकर से निकलते हैं और देखते हैं कि सेफ हाउस तबाह हो चुका है। मीना अपने तोते को आजाद करती है और उसकी दिशा में वे चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक कब्र मिलती है। मैडलिन बताती है कि इंसानों ने फेरीज को धोखा दिया था। कई घंटों बाद वे नदी के पास पहुंचते हैं जहां प्रोफेसर की नाव मिलती है। अंधेरा होने वाला था। तभी क्यारा के पति की आवाज सुनाई देती है। डैनियल उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन वो एक वॉचर होता है जो डैनियल का रूप ले लेता है और उसे मार देता है। बाकी लोग नाव में सवार होकर नदी पार करते हैं, क्योंकि वॉचर्स नदी पार नहीं कर सकते। वे शहर पहुंच जाते हैं। शहर में तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में उसकी रिसर्च नष्ट करने जाती है। वहाँ उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें पता चलता है कि इंसान और फेरीज के मिलन से हाफलिंग्स पैदा हुए थे जो रूप बदलने में माहिर थे। मीना को तस्वीरों में पता चलता है कि मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी। वो कियारा को ये बताने जाती है, लेकिन जब वो कियारा से मिलती है तो उसे सच पता चलता है। मैडलिन एक फेरी थी जिसने प्रोफेसर की मृत पत्नी का रूप लिया था। मीना कहती है, प्रोफेसर ने एक खास फेरी को पकड़ा था जो उसकी पत्नी का रूप ले सकती थी। तभी एक कार रुकती है और उसमें से कियारा निकलती है। मीना के साथ जो थी वो मैडलिन थी जिसने कियारा का रूप लिया था। मैडलिन कियारा को बेहोश कर देती है और मीना से कहती है, मैं एक खास फेरी हूँ। प्रोफेसर ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैंने उसे मार डाला। अब मैं तुम्हारा रूप लेकर इंसानों के बीच रहूंगी। मीना कहती है, तुम हाफलिंग हो, आधी इंसान आधी फेरी। तुम्हारी जैसे और भी हैं। ये सुनकर मैडलिन का असली रूप सामने आता है और वो पंख निकालकर उड़ जाती है। कुछ हफ्तों बाद मीना अपनी बहन के साथ रह रही होती है। वो कहती है, शायद वो फेरी मेरा पीछा कर रही है। उसकी बहन उसे दिलासा देती है, लेकिन अंत में एक छोटी बच्ची मीना के घर के नीचे खड़ी दिखती है। वो मैडलिन थी जो अब इंसानों के बीच रह रही थी। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।